कंटेंट को मैनेज करने में ये कुछ होता होगा। चलो इनका जो है ना 50-50 चल रहा है, मतलब ये सेंटर में। अगला जो मैं सवाल करूंगा ना, अगर गलत जवाब दिया तो आपका नाम लिख लेंगे वार्निंग वाली लिस्ट में। तो सर दानियल आपका कार्ड ले लेंगे, बाद में आपको दे देंगे, बट वो नाम वाम लिख लेंगे हम अपने पास पहले, ठीक है। और फिर वार्निंग से हम दोबारा पूछेंगे, फिर भी नहीं किया तो फिर ब्लैक लिस्ट। हम कौन सा हेडलेस सीएमएस यूज करेंगे? ले लो कार्ड। यहाँ से लड़कियों से बड़ी आवाजें आ रही हैं, तो इनसे पूछता हूँ। यहाँ से भी आ रही है, तो यहाँ भी आएंगे वापस। माइक देंगे। सर आप खुद ही दे देंगे पहले, जो आपको लगे ज्यादा शोर करती है उनको दे दें। वो कह रही होगी मैं तो बोलती भी नहीं हूँ कुछ। अच्छा क्या नाम है आपका? अरमीन। अरमीन। एपीआई क्या है? जो बताएगा वो भी फंसेगा। तो सर दानियल आप देखते रहो, आसपास वाले ना जो बता रहे हो उनको फंसाएंगे फिर। जी जब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा फेच करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा मंगाने के लिए। एपीआई से हमें बुक टाइटल और वो पता चल गया था, बुक के बारे में पता चल गया था। कर लेते हैं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इन्हें आता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। तो काम करते हैं, आप आगे माइक दे दें। ये आपके आगे जी बताएं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है सुनिए आपने, वापस दो ना माइक। क्या है सिंपल सी डेफिनेशन? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। डेटा को फैच करने के लिए एपीआई को यूज करते हैं। ये तो एक उसका वो हो गया, लेकिन मैं इस चीज से एपीआई को डिफाइन नहीं कर सकता। डेटा फैच करने के लिए बहुत चीज है, वाई एपीआई। इन्होंने और भी कुछ अल्फाज यूज करे थे सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेशन के लिए। किसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए? सर्वर के लिए। अगर आप सुन के जवाब देंगी ना, मैं सवाल पे सवाल करूंगा उसी में, जैसे ये सुन के जवाब दे रहे थे ना जी। एपीआई कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। किसके दरमियान? मतलब मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। एपीआई किसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है? एक दूसरे को डेटा का पता चले। किसके दरमियान? सर्वर के लिए। नहीं, ये फंस गए। कार्ड किसी दो, सिंपल अल्फाजों में किसी भी दो कंप्यूटर के दरमियान, किसी भी दो सर्वर के दरमियान, किसी भी दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम जो है एक सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजते हैं दूसरे सिस्टम को, दूसरे कंप्यूटर को, क्योंकि जो डेटा रखा है ना वो दूसरे कंप्यूटर में रखा है। तो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके दूसरे कंप्यूटर में डेटा रखा है, उस दूसरे कंप्यूटर से डेटा निकालने के लिए अपने कंप्यूटर में लाने के लिए
हम एपीआईज का यूज करते हैं। अच्छा माइक, मैंने आपसे बोला एपीआई के बारे में, आप क्लियर है? मैंने एपीआई के बारे में बोला किसी भी दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एपीआई यूज होता है। और कम्युनिकेशन क्या मतलब, मैं एपीआई के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर से डेटा फेच कर रहा हूं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। या मैं अपने कंप्यूटर से कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं दूसरे कंप्यूटर में, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है? अच्छा माइक दे दिया, नाम क्या आपका? जी अस्सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम भाई, आप ये बताएं कि हमने डिस्कस किया एपीआई के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, और हमारा जो डेटा रखा हुआ है वो दूसरे कंप्यूटर में रखा हुआ है। ठीक है? हमने यहाँ से इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजी दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरे कंप्यूटर से डेटा फेच किया। अच्छा, दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा रखा है, अब मैं कंप्यूटर का वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा दूसरे सर्वर पे जो डेटा रखा है। सर्वर भी कंप्यूटर है बट आप समझ लेंगे बड़ा सिस्टम है। ठीक है? डेटा उस सर्वर पे कहां पे रखा होगा? क्या हमने टेक्निकल वर्ड यूज किया था डायग्राम बनाते हुए, और मैंने बताया था भाई यहां डेटा रखा होता है। डायग्राम के अंदर मैंने बताया था एक हमारे पास ब्राउजर है, एक सर्वर है, और सर्वर के पास एक और चीज है जहां डेटा रखा होता है। डेटाबेस में था वो जहन में नहीं था। हाँ तो मुझे भी पता है। नहीं आता उसके नाम में, डेटाबेस रुक जाए, नाम में डेटा आता है, बहुत आसान सा नाम है। डेटा सही बोल दिया इन्होंने, सगामिया सही बोल दिया इन्होंने। डेटा डेटाबेस। डेटाबेस। अच्छा ये इन्होंने सुन के मेरे ख्याल से जवाब दिया है। डेटाबेस की स्पेलिंग बता दे तो फिर मैं समझ जाऊंगा। सर DATA ऐसी बेस। सही बताइए। चलो ठीक है, आता है भाई। अच्छा अगली दफा सर दानिया हम जो टारगेट करेंगे ना, अभी तो आप बैठिए, अगला जो हम टारगेट करेंगे ना वो बीच बीच में से करेंगे। मतलब आप माइक दे देगा, वो पास पास करते हुए बीच में आ जाएगा किसी के पास, ये बीच वाले बच जाते हैं और ये पीछे वाले बच जाते हैं। लड़कों में तो नहीं है कोई पीछे, लड़कियों में जो पीछे हैं वो बच जाते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ अपनी। तो सैनिटी का हमने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने बताया भाई सैनिटी यूज करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। अच्छा वेबसाइट के अंदर कंटेंट क्या होता है? कुछ भी इमेजेस, वीडियोस। हमने कहा कि भाई सैनिटी जो है वो क्या है, एक हेडलेस सीएमएस है। सीएमएस का मतलब, हेडलेस को बाद में समझेंगे। सीएमएस का मतलब यह है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होगा, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, जितना भी कंटेंट है हमारी वेबसाइट में वो हमारे पास हम कहाँ रखेंगे? सीएमएस के अंदर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? ताकि नॉन टेक्निकल बंदे को अगर कोई हेडिंग अपडेट करनी हो, पैराग्राफ अपडेट करना हो, तो उसको कोड में ना जाना पड़े। वो क्या करे, सीएमएस के अंदर जाए और वहां पे चेंज करे, तो वो वेबसाइट पे भी खुद ही शो देंगे। ठीक हो गया। हेडलेस का क्या मतलब है? बगैर सरकटा विदाउट फ्रंट एंड। कौन सी क्लास है आज? ओ भाई बहुत कम क्लासें रह गई हैं। हमने 15 क्लासों तक खत्म कर देना है वेब डेवलपमेंट को, कोशिश करते हैं। सीएमएस वाला कंटेंट हेडलेस सीएमएस वाला, उसके बाद
कैशिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। कैशिंग है, सर्वर एक्शन है, CDN है, सर्वरलेस है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस मैं नहीं करेंगे। होंगी तो बनाइए, पक्का बनाइए। मैं दवा के आके पढ़ लूँ, सुपर बेस नहीं करेंगे। कोशिश तो करूँगी वहीं 15 पे पढ़ क्लासों में लूँ। हमने टारगेट ये रखना है कि ख़त्म हो जाए। बाकी हमें जो है, क्योंकि कुछ क्लासें पीछे चल रही हैं, पीछे चलने से बड़ा उन्हीं कम क्लास हुई हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं या कुछ ऐसे मसले हुए हैं, तो सारी क्लासें एक साथ ऑफ होती हैं, तो शायद हमें 15 क्लासों से ज़्यादा ही मिल जाए। बट हमने दिमाग में रखना है 15 क्लास हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बनाते हैं npx create -next -app स्पेस डॉट। लास्ट टाइम नेक्स्ट 15 में हमने हेडलेस CMS किया था ना, हो गया था। हाँ, इंस्टॉलेशन करने के लिए दी थी मैंने। कितने लोगों ने इंस्टॉलेशन करी है? आपने नहीं करी? आपने करी होती मैं कार्ड वापस दे देता। अच्छा, पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो इसका मतलब आपने करके आना था ना ऑनलाइन। सब चीजें अवेलेबल है भाई ऑनलाइन। टर्बो पैक को हम यस कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हमारी डेवलपमेंट के दौरान नेक्स्ट ईयर जो है वो फास्ट चलेगी। खैर मुझे तो इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, शायद मैक के अंदर फास्ट चल रही हो, बट विंडोज़ के अंदर ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ मुझे। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद सैनिटी के जो इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स हैं, अभी तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना है, नेक्स्ट ईयर के अंदर हम सैनिटी को यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारा टास्क ये है आज की क्लास का कि हमने एक जो है ना, जैसे एक वेबसाइट है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक इमेज है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, और आप अगर नोट करो ना, इस बटन के अंदर भी टेक्स्ट है। तो अगर किसी को टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना है, क्लाइंट बोलता है भाई यहाँ आर सर्विसेज लिखा है, यहाँ लिखा होना चाहिए माई सर्विसेज, तो इसका भी हमें ऑप्शन देना होगा उसे। यहाँ गेट अ कोड लिखा हुआ है, यहाँ हम कह सकते हैं गेट कोटेशन। तो इस तरह का अगर कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो हमने क्लाइंट को वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। तो जितना भी यहाँ पे, अच्छा ये छोटा सा एजेंसी भी लिखा हुआ है, तो हमारा टास्क ये है कि हमने एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर इमेज भी हो, वो सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी हो, उसके अंदर हमारे पास हेडिंग भी हो, पैराग्राफ भी हो, और एक बटन हो और बटन का टेक्स्ट हो। लेकिन सरली ये ना टेबल्स वगैरह हटवाने हैं, तो एडमिन से कह के, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने सैनिटी को यूज करते हुए ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है जिसके अंदर अगर कल को किसी ने इमेज चेंज करनी हो तो वो कोड में जाके चेंज ना करे, वो सैनिटी से चेंज कर ले। और सैनिटी अभी हम खोल के जब देखेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो बहुत आपके पास सिंपल सा है, आराम से कोई भी कंटेंट चेंज कर सकता है। तो समझ आया क्या चीज अचीव करनी है? हमने ये चीज अचीव करनी है कि एक सेक्शन बनाना है, हीरो सेक्शन, जिसके राइट साइड पे इमेज हो, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट वगैरह हो, लेकिन इसका जो भी, इसको हम कंटेंट कहते हैं, टेक्स्ट कंटेंट है, ये इमेज कंटेंट है, इसका जो भी कंटेंट है वो सैनिटी से आ रहा। हम डायरेक्ट कोड में ना लिखें ये अनलॉक योर ब्रांड्स, ये हमारे पास सैनिटी से आ रहा। अच्छा, सैनिटी दिखता किस तरह से? लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था कि हमारे पास सैनिटी कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें जो है कोडिंग वगैरह जो है, अब क्लाइंट को जब आप कल को वेबसाइट बना के देंगे ना, तो क्लाइंट को अगर कोई कंटेंट चेंज करना होगा वो यहाँ से करेगा। जैसे उसको कोई सर्विस चेंज करनी है, पहली वाली सर्विस चेंज करनी है, अब देखें यहाँ पे सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक टाइटल है आपके पास, उसके अलावा और नीचे आता हूँ
और नीचे आते हैं, ये अच्छा ये वाली जो है ना, पहले मैं सर्विस खोल लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग है यहाँ पे, एक सेकंड, वीडियो प्रोडक्शन वाली खोलता है। तो वापस आता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे। इसके अंदर सर्विसेज के अंदर अभी हमने कौन सी वाली खोली है, वीडियो प्रोडक्शन। अब क्लाइंट को कल को क्या करना है, इस वीडियो प्रोडक्शन के कुछ हेडिंग्स वगैरह चेंज करनी है, या ये टेक्स्ट ही चेंज करना है। ये वीडियो प्रोडक्शन लिखा है ना, इसकी जगह पे कुछ और लाना है। तो क्लाइंट जो है आपसे नहीं बोलेगा भाई कि जो है आप जाके ये चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है हेडलेस सीएमएस का, जहाँ पे सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो ये जो वीडियो प्रोडक्शन वाली चीज़ थी ना, वो ये देखी हुई हीरो टाइटल के अंदर, वीडियो प्रोडक्शन। तो कल को अगर क्लाइंट को चेंज करना होगा, वीडियो प्रोडक्शन को चेंज करेगा, वो वेबसाइट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे आते हैं, यहाँ इमेज भी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। ये इमेज है, इमेज को खोलते हैं, ये देखिए। अब इमेज अपलोड करनी है तो इमेज अपलोड करना भी, ये पहली वाली इमेज लगी हुई है, तो यहाँ पे क्लाइंट आराम से इमेज भी अपलोड कर सकता है। तो क्लाइंट को कोई कोड समझने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी इजीली वेबसाइट का कंटेंट अपडेट कर सकता है। तो हमारा टास्क ये है कि सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना है। इस तरह से हमारा कंटेंट सारा सैनिटी में रखा होगा, और हमारी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन जो होगी उसको हमने सैनिटी के साथ क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज होगी, एपीआई। सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है, सैनिटी में रखा हुआ है, सारा कंटेंट सैनिटी में रखा हुआ है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट.जेएस पे। तो सैनिटी से अगर मुझे डेटा फेच करना है तो उसके लिए मुझे एपीआईज यूज करनी होगी। अच्छी बात यह है कि सैनिटी हमें एपीआईज बना के देता है। हाँ, वो एपीआईज का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हमने ये वाली चीज़ बना दी है। तो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट अगर मेरा बन गया है तो इसको हम खोल लेते हैं, कोड स्पेस डॉट सैनिटी हमारे पास खुल जाएगा। इसको जरा ब्राइट कर देते हैं। हो गया। पेज डॉट टीएसएक्स में मैं आता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो पहले से लिखी हुई थी। ग्लोबल सीएसएस में से भी हटा देता हूँ क्योंकि हम शुरू से कोड लिखते हैं। और उसके अलावा ग्लोबल सीएसएस के अंदर से भी सारी सीएसएस हटा दी, टेलविड के अलावा। सेव करते हैं इसे भी। ओके, अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चल गया है। इसको अगर मुझे चलाना हो तो हम लिखेंगे npm run dev। तो इससे हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि पहले सैनिटी वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेता, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब सैनिटी को मैंने अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में पहले इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इंस्टॉल कराने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड दी हुई है। अच्छा, आज हम एक और चीज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? चैट जीपीटी। क्यों यूज़ करेंगे? आगे चल के जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो सारी क्या होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू या इंग्लिश, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको यूज करते हुए आप प्रोग्रामिंग करोगे। मतलब आप बोलोगे लूप बनाओ, तो लूप का जो कोड है वो एआई बना के देगा आपके लिए। और आगे चल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब वो कब इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें आप जो है अपनी इंग्लिश में आप लिख रहोगे, और बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट है, बैकग्राउंड में वो सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर आपकी एप्लीकेशन बन गई होगी। इस तरह की प्रोग्रामिंग होगी आगे चल के। तो हम क्या करें, अभी तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अभी हम क्या यूज़ करेंगे,
हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको समझेंगे कि भाई क्या लिख रहा है। एक तरीका तो ये मैं चैट जीपीटी से बोलूँ, अच्छा मैं वर्जन ना 3.5 खोल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कौन सा वाला है, कौन सा होता है आप लोगों के पास? और 4 मिनी 4 होता है, यस सर। तो क्या नहीं होता? अच्छा O1 नहीं होता बस, सही है यार, मतलब फिर मैं भी चले तो हम इसी के साथ करते हैं। मैं ये सपोज कर रहा हूँ सबके पास ये वाला मॉडल होगा चैट जीपीटी 4o। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और अब हमने क्या करना है, पहला काम चैट जीपीटी हमने खोल लिया, अपने हथियार निकालने हैं। सैनिटी को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं इसी से पूछूँ। एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होता है, हम क्या करते हैं पेनावर्स की रिपोजिटरी में जाते हैं, मैं सर्च करता हूँ पेनावर्स, सॉरी नेक्स्ट.js पेनावर्स। नेक्स्ट.js पेनावर्स जब मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये रिपोजिटरी है हमारे पास नेक्स्ट.js की, जो कि पेनावर्स की प्रोफाइल के अंदर है। लर्न नेक्स्ट.js इस रिपोजिटरी का नाम है। इसके नीचे मैं आता हूँ, यहाँ मुझे ढूंढना है हेडलेस सीएमएस का कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप है, स्टेप 09। इस पर क्लिक करते हैं। क्या पढ़ना है हमने, हेडलेस सीएमएस क्या सिर्फ सैनिटी है? नहीं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हम सैनिटी यूज कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, वैसे तो बता चुका हूँ मैं, ये हेडलेस का क्या मतलब है? फ्रंट एंड नहीं होता इसका। आपके पास नेक्स्ट.js से पहले बहुत सारे CMS पहले से थे, जैसे वर्डप्रेस है, उसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट भी वही मैनेज करता है, आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस ही बना के देता है, पूरी वेबसाइट बना के दे देता है बगैर कोडिंग के, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मतलब उसकी SEO अच्छी नहीं है। नेक्स्ट.js आपको प्रोवाइड कर रहा है परफॉर्मेंस अच्छी है, SEO अच्छी है। तो हमने जो फ्रंट एंड है हमारी, जो यूजर को नजर आ रहा है फ्रंट एंड, वो हम चाह रहे हैं नेक्स्ट.js को कंटेंट मैनेज करने के लिए हम कोई CMS यूज करेंगे। और CMS अब क्योंकि हम CMS जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट एंड बना के नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेडलेस CMS। मतलब अब हमारा CMS जो है उसका हेड नहीं है, मतलब फ्रंट एंड नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट मैनेज करेगा। फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट.js पे होगा, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे API के थ्रू और यूज करेंगे। अच्छा मैंने खोल लिया, ये हमारा स्टेप है, नोट कर लो जो लोग पूछ रहे थे। स्टेप 09 के अंदर सैनिटी, ठीक है। पहला वाला जो स्टेप है इसको खोल लेते हैं, स्टेप 00 सैनिटी सेटअप। अच्छा यहाँ सैनिटी का प्रोजेक्ट बना हुआ है पूरा, बट हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कमांड है। पहले नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाने की, वो हमने बना लिया। अगली कमांड npm create, ये पूरा हमने कॉपी करी कमांड, यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है ये npm create sanity, हमारे पास सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। माइनस माइनस टेम्पलेट का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनेगा वो क्लीन होगा, मतलब नया बिल्कुल क्या कहते हैं, उसमें कुछ भी बना बनाया नहीं होगा, हम शुरू से बनाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, हम बोल रहे हैं भाई एक प्रोजेक्ट बनाओ, उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये डबल कोट्स के अंदर लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये रहा लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो हर प्रोजेक्ट का नाम सेम तो हम रख नहीं सकते, हम इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं GIAIC 1-lecture 13। तो ये मैंने नाम रखा है इसका, तो नाम कुछ भी रख सकते हो और मैं जितने प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ सैनिटी के लिए।
तो ये नाम है, आधा नाम ऊपर है आधा नीचे है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। डेटा सेट क्या चीज़ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट इसको हमने प्रोटेक्शन कर लिया। मेरे ख्याल से ना भी लगाऊं तब भी ये आपके पास चल जाएगा, बट एज इट इज कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, तो उसी को रहने देते हैं, एंटर दबाते हैं। अब ये सैनिटी मेरे नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट पे कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक कह रहा है भाई प्रोसीड करना है, तो कर देते हैं यस। तो अब ये मुझसे कुछ सवालात करेगा, कुछ इंस्टॉलेशन करेगा। अच्छा, अभी मेरे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई सैनिटी से रिलेटेड कोई फोल्डर बना हुआ है पहले से? नहीं है, कुछ भी सैनिटी से रिलेटेड नहीं है अभी तक। लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन सारी कर लेंगे तो यहाँ सैनिटी से रिलेटेड फोल्डर्स भी आ जाएंगे। तो वापस आते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। जी सर सैनिटी जब इंस्टॉल करेंगे तो हम किसी भी अपने गूगल ड्राइव से या पासवर्ड डाल के कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बोले। जब सैनिटी को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो 3 आईडीज बोलता है, या तो गूगल कहता है या गिटहब कहता है या ईमेल। हाँ, गूगल से कर सकते हैं, गिटहब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे पास सैनिटी का, अच्छा ये मेरा इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से ये बंद हो गया, बट जो है चल जाएगा। अच्छा, सैनिटी जब आप पहली दफ़ा यूज़ करते हो ना तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अब अकाउंट बनाने वाली जो चीज़ है ना वो मुझसे यहाँ पे जो है मुझसे बोलता है भाई लॉगिन तो कर लो। तो यहाँ पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझसे पूछेगा नहीं, बट आप लोग जब इंस्टॉलेशन कर लोगे ना तब ये आपसे पूछता है, लॉगिन करने का बोलेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, वो खुद ही ब्राउज़र खोल देगा आपके लिए। वहाँ आ रहा होगा गूगल से लॉगिन करना है, गिटहब से लॉगिन करना है, ईमेल से लॉगिन करना है, आप गूगल से लॉगिन कर देना या साइन अप कर लेना, तो वो खुद ही हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है लॉगिन वाला स्टेप। अच्छा, एक बार करना होता है ज़िंदगी में, फिर वो नहीं पूछेगा। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट.js फोल्डर? इसको यस करूँ नो करूँ? यस। नो क्यों करूँ? कौन है भाई? नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, हम सैनिटी को अपने नेक्स्ट ईयर के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं। हाँ, उसमें फिर ये होगा, सैनिटी का प्रोजेक्ट अलग होगा, नेक्स्ट ईयर का अलग होगा। उन दोनों को कनेक्ट आप एपीआईज के थ्रू कर रहे होगे, लेकिन दोनों अलग अलग सेटअप होंगे। उसकी अगर आपने स्टार्ट करना तो उसको अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा, सैनिटी को, नेक्स्ट ईयर को अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, सैनिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं यस कर दूंगा, पहले वाले सवाल को यस कर देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई, बाद में पढ़ेंगे। डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस। अच्छा, ये शायद नेक्स्ट 15 का प्रॉब्लम आए तो वो हम यहाँ से देख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, बट फिलहाल जब तक चल रहा है तब तक चला दें। ये इसका क्या मतलब है, वुड यू लाइक एन एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो? अच्छा, स्टूडियो क्या है, सैनिटी का स्टूडियो क्या है? जो अभी मैंने खोला था ना ये वाली वेबसाइट का, ये इसको हम कहते हैं स्टूडियो। इसको आप डैशबोर्ड भी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सैनिटी ने इसका नाम रखा है स्टूडियो। तो वो बोल रहा है कि भाई आपने स्टूडियो जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर एम्बेड रखना है। एम्बेड से मुराद ये कि आप देख रहे हैं स्टूडियो में कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ कि मैंने अपने, अभी जब मैं एक्सेस करूंगा ना तो ऐसे करूंगा, localhost 3000/studio। तो localhost 3000 में हमारी नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन होती है, और स्टूडियो के अंदर हमारा जो सैनिटी का डैशबोर्ड होगा वो हम रखेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर ही एम्बेड हो गई सैनिटी। वरना क्या होता कि आपको localhost 3000 पे नेक्स्ट ईयर चल रही होती, और यहाँ पे आते हैं localhost 8000 पे सैनिटी चल रही होती। तो ये अब एम्बेडेड नहीं है, सैनिटी अलग चल रही है, नेक्स्ट ईयर अलग चल रही है। बट हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी चले।
तो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा यस। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने कहा है ठीक है इम्बेड करनी है, लेकिन आपने ये खोलना किस में है? स्टूडियो जो है आपको खोलना किस में? हम किस में खोलते हैं अमूमन? लोकलहोस्ट 3000/studio जब हम लिखते हैं ना अपने URL में, तो सैनिटी खुल जाता है। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डैशबोर्ड रखूं तब खुले सैनिटी, तो आप वो कर सकते हैं। बट इस केस में हम स्टूडियो ही रखेंगे, तो यहाँ लिखा आ रहा है /studio, तो हम इसको बस डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। वो कह रहा है भाई डिफॉल्ट आपके पास ये होता है, एंटर। हमने क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है या ब्लॉग का पहले से बना बनाया प्रोजेक्ट? क्लीन हम बनाएंगे ताकि हम शुरू से सीखें सैनिटी। एंटर। Would you like a project ID dataset to .env फाइल? इसको हम कर देते हैं yes। अभी .env फाइल को भी डिस्कस करेंगे। यस कर देते हैं। अच्छा, ये जितने भी मैंने यस और नो करे हैं ना, ये सारे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे लिखे हुए किसको यस करना है किसको नो करना है। इन केस आप भूल जाओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वो पूछता है कि भाई लॉगिन का पूछता है पहली दफा में से, उसके बाद आपसे ये बोलेगा कुछ सवालात पूछेगा। यही सवालात मैंने अभी इनके जवाब दिए सबके। तो पहले वाले का जवाब मैंने यस दिया है, दूसरे वाले का भी यस दिया है, तीसरे वाले का, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये पूछता है। तो उनके साथ सबके जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं। बस थोड़ा हमने वेट करना होगा, सैनिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन सारी हो जाएगी, और फिर हम अपना नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इसने बनाई हैं। तो इसमें बस समझने वाली, इंस्टॉलेशन के दौरान समझने वाली ये चीज़ें, स्टूडियो क्या है? स्टूडियो ये है जो अभी मैंने दिखाया था, ये स्टूडियो पहली चीज़ समझ आ गई। एम्बेडेड का क्या मतलब है? उसी के अंदर हमारा जो स्टूडियो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ही चले, इसका मतलब है एम्बेडेड। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या थी भाई? स्टूडियो हमने डिस्कस, हाँ, कि हमारा जो भी स्टूडियो है उसका URL क्या रखना है। तो यहाँ हमने रखा है /studio। इसका मतलब ये है कि मैं लिखूंगा लोकलहोस्ट 3000/studio, तो हम मेरे पास स्टूडियो मिल जाएगा। इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमारा सैनिटी इंस्टॉल हो रहा है, होने वाला है, जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह बनाएगा और कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करेगा और सैनिटी सेट हो जाएगा। हो गया। ये सक्सेस का मैसेज आना ज़रूरी है, नहीं आया तो इंस्टॉलेशन मतलब नहीं है, तो सक्सेस आना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं अपना प्रोजेक्ट वापस खोलता हूँ। पहले हमने देखा था सैनिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। अब वापस मैंने नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट खोला है, तो कुछ दिख रहा है सैनिटी से रिलेटेड? कहाँ दिख रहा है? अभी दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सब तो पहले से था। थोड़ा नीचे आते हैं। दो चीजें तो ऐड करी है इसने, sanity.cli.ts, sanity.config.ts। अच्छा, जब भी आप किसी फाइल का नाम कॉन्फ़िग देखें ना, तो समझ जाएगा कि वो फाइल जो है सेटिंग्स के लिए यूज होती है। तो ये sanity.config है, इसका मतलब ये है कि भाई ये सैनिटी की अगर मुझे कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह मैं डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है कि हमारा जो खुले सैनिटी वो स्टूडियो पे खुले। सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करनी है तो स्टूडियो से कॉन्फ़िग की फाइल से करता हूँ। तो हमने ts कॉन्फ़िग भी देखी, हमने tailwind कॉन्फ़िग भी देखी, अब sanity कॉन्फ़िग भी सेटिंग्स के लिए यूज होती है। अच्छा, हम सारी फाइल्स नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी समझ ही नहीं आएंगी। हम ऊपर आते हैं, SRC के अंदर जाते हैं। SRC के अंदर क्या चीज़ बन गई? सैनिटी का फोल्डर। सैनिटी का फोल्डर उसने खुद ही बना दिया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, सैनिटी के फोल्डर को खोलते हैं। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? एक लिप का फोल्डर है, एक स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है, एक env.ts है, एक structure.ts है। हमारे काम की कौन सा फोल्डर है?
स्कीमा टाइप्स। अच्छा, इसमें हम जाएंगे, बट जो है फिलहाल ये बता रहा हूं कि सैनिटी का इसने फोल्डर खुद ही बना दिया। कहां से हंसने की आवाज आ रही है? अच्छा, .env की फाइल जो है आपके पास, इसको डिस्कस करता है। अभी तक और कुछ सैनिटी से रिलेटेड डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कॉन्फ़िग की फाइल बोली मैंने कि भाई सैनिटी की अगर सेटिंग्स को चेंज करना है तो sanity.config से चेंज होगी, हमने कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको करना हो तो यहाँ से होगी। दूसरी चीज़ अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है .env क्या चीज़ है, और ये .env के अंदर लिखा गया है। env की फुल फॉर्म एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आप गिटहब पर नहीं पब्लिश करना चाहते। जैसे हो सकता है आपके पास यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पासवर्ड है। पासवर्ड, अच्छा, इसको बनाते किस तरह से? जो ऊपर के दो बने हुए उनको हम इग्नोर करते हैं, वो सैनिटी ने बनाए हुए। अगर मुझे अपना कोई बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल। तो एनवायरमेंट को भी समझते हैं, बट वेरिएबल तो हमें पता है। सिंपल टाइपस्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते थे, एक वेरिएबल जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, तो यहाँ मैंने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया। अच्छा, पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे पास हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड हो जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो मेरी वेबसाइट को हैक कर सकता है। पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन ये पासवर्ड मुझे अपनी एप्लीकेशन में Next.js में यूज करना है। मुझे ये पासवर्ड अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है कहीं ना कहीं, उसके बगैर मेरी एप्लीकेशन चलेगी नहीं। दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पासवर्ड है ये किसी और को ना पता चले। अब गिटहब पे जब आप पासवर्ड वगैरह ऐसे ही पुश कर देते हो ना, तो मसला ये होता है कि गिटहब की प्राइवेट रिपोजिटरीज में से भी पासवर्ड निकल सकते हैं, हैकर्स निकाल सकते हैं। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि प्राइवेट रिपोजिटरी है फिर भी किसी ने पासवर्ड निकाल लिया, उसमें लिखा हुआ है। पासवर्ड निकल गया तो वो तो फिर आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करेगा। तो ऐसी चीजें जो कि आप चाहते हैं कि भाई गिटहब पे पब्लिश ना हो, उसको हम सीक्रेट रखें अपने पास, तो उसके लिए आप .env की फाइल बनाते हैं। जैसे मेरे पास पासवर्ड की फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने पासवर्ड रखा है। अब जब मैं गिटहब पे पब्लिश करूंगा ना अपना प्रोजेक्ट, गिटहब पे जब मैं डालूंगा तो उसके अंदर कौन सी फाइल नहीं जाएगी? .env की फाइल नहीं जाएगी। तो मोस्टली हमारे पास जो env की फाइल है वो आपके पास यूज होती है सीक्रेट्स को स्टोर करने के लिए। अच्छा, .env की फाइल मेरे पास लोकली रखी होगी। लोकली तो मसला नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है पूरा, लोकली मसला नहीं है। मसला तब है जब मैं गिटहब पे डालूंगा तो कोई मेरा पासवर्ड ना चुरा ले। तो इसलिए हम जो है .env की फाइल को गिटहब पे पुश नहीं करते, और ये प्रैक्टिस है। .env की फाइल कभी भी गिटहब पे पुश नहीं होती। अच्छा, ये कैसे सेट करेंगे env की फाइल पुश ना हो? वही तो पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि भाई अब ये जो .env की फाइल है ना, इसको मुझे गिटहब पे नहीं पब्लिश करना। मैं चाहता हूँ जब भी मैं प्रोजेक्ट कुछ करूँ ना, ये वाली फाइल ना जाए। तो क्या करते हैं, हमारे पास एक बनी बनाई फाइल होती है .gitignore। इसका मतलब ये है कि हम गिट को बता रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सी फाइल आपको इग्नोर करनी है, गिटहब पर नहीं डालनी। तो यहाँ पहले से लिखी हुई है सारी फाइल, और यहीं पे लिखी हुई है .env। env की जितनी भी फाइल्स होंगी वो भी गिटहब पे ये नहीं डालेंगे, पहले से लिखी हुई है Next.js में। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं वो सेफ रहेंगे। अच्छा, इसको हटा देते हैं।
तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया .env का ये फायदा कि आप env की फाइल के अंदर वो वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि आपको रखने हैं सीक्रेट, वो आप चाहते हैं कोई और ना एक्सेस कर सके। एक और काम है इसका, लेकिन वो हम जो है अभी जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सैनिटी ने 2 वेरिएबल सेट करेगा। ये सैनिटी ने सेट करके दिया, मैंने नहीं करे। सैनिटी ने 2 वेरिएबल सेट करे हैं, ये कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल env का ही डिस्कस किया कि हम सीक्रेट्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, तो बंद करते हैं .env को और आते हैं असल प्रोग्रामिंग की तरफ। सैनिटी के अंदर अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन करी है, तो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट को चलाता हूँ npm run dev। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने npm run dev किया। अब मैं जाऊंगा लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000 पे हमारी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन खुल जाएगी जो कि खाली है। ओके, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। आप मुझे सैनिटी खोलना है, कैसे खोलूंगा? लोकल होस्ट 3000 के बाद मैं लिखूंगा /studio, एंटर। अच्छा, ये एरर जो है ना, ये एक्सटेंशंस की वजह से आता है। आप रिफ्रेश करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने कुछ किया ही नहीं है ना, खाली पेज पे आ रहा है। खोल लिया, पहली दफ़ा खोल लिया ना, इसलिए खुल गया। तो ये स्टूडियो का जो कोड है वो हमारे लोकल होस्ट में सैनिटी ने खुद ही लिख के दे दिया। वो जो सैनिटी का फोल्डर बना हुआ था ना, उसी में लिखा हुआ है। ऐप के अंदर से पेजेस भी बनाए होंगे इसके। तो ये देखिए, लॉगिन का पेज भी इसने खुद ही बना दिया। लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब। तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब मैंने सैनिटी को लॉगिन किया तो सैनिटी का डैशबोर्ड खुल गया। इसको बंद करते हैं। अभी क्या है, सैनिटी खाली, सैनिटी है भाई खाली। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। जैसे हमारे पास अभी हमने उस वेबसाइट का सैनिटी देखा था, वो तो भाई उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सर्विसेज वगैरह देखें। इसमें क्या क्या चीज़ें? सर्विसेज, ब्लॉग्स का पेज, केस स्टडी का पेज। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें मैं होम पेज भी ऐड कर सकता हूँ, अबाउट पेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ फिर से, इसको बंद कैसे करते हैं? एक सेकंड। हाँ, अच्छा, तो इस वाले सैनिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई पहले से हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए चीजें हैं। सैनिटी के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट, उसके अलावा एंटिटी और डेटा। अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आता हूँ अपने सैनिटी के अंदर। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा सैनिटी खाली है और इस वाले सैनिटी के अंदर पहले से चीजें हैं। तो हमारे सैनिटी में अगर मुझे चीजें लानी है तो मैं क्या करूँगा, कैसा क्या कोड लिखूँ? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, मतलब हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। हेडलेस CMS ये वाला जो है ना, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसमें सैनिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी मैंने कुछ कोड लिखना पड़ेगा, बट वो बहुत आसान है। हम ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी जो केस था ना, मुझे क्या बनाना है, मुझे होम पेज का जो हीरो सेक्शन होता है उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है कि हीरो सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो मेरे सैनिटी के अंदर शो हों।
तो मैं इससे बोलता हूँ कि भाई हमारे पास क्या बना के दो, स्कीमा, स्कीमा बना के दो। अच्छा स्कीमा क्या होता है कंटेंट उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इससे जनरेट कराएंगे। डॉक्यूमेंट स्कीमा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट डॉक्यूमेंट एंटिटी और डेटा है, कंटेंट नहीं है। याद करिए। ये हमारे पास शीट है आप लोगों की, इसके अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर कैसे पता है स्ट्रक्चर्ड है? नेम की जगह नेम, आईडी की जगह आईडी। स्ट्रक्चर्ड ऐसे पता चला कि भाई हमने नेम का कॉलम बनाया हुआ है और उस कॉलम के अंदर सिर्फ नेम 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 सारी चीजें आ रही। आईडी का कॉलम बनाया हुआ है, आईडी के अंदर सारी आईडीज आ रही हैं, उसके अलावा कुछ और चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम जो भी अपने डेटा को रखते हैं ना एक स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि उसको रीड करने में आसानी हो। वरना अगर मैं यहाँ से कॉलम ही हटा दूँ, नेम भी हटा दिया, आईडी भी हटा दिया, अब पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। अभी तो 2 कॉलम है, लेकिन फिर भी ये तो नाम देख के तो फिर भी पता चल जाएगा, ये देख के समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, नंबर्स। तो हमने क्या करना होता है, हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है उसका पहले कॉलम बनाते हैं कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास होंगी। इस केस के अंदर हमारे पास नेम है और आईडी। उसके बाद हम उन कॉलम्स के अंदर क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं एक एक करके। तो ये पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, तो इस तरह से। तो मैं भी कुछ इस तरह का काम करूंगा सैनिटी के अंदर। तो सैनिटी से पहले ये एक्सेल शीट में कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई एक्सेल शीट से हम रिलेट कर सकें, क्योंकि एक्सेल शीट और ये वाली से तकरीबन सब लोग फेमिलियर होंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, जो होम पेज का हीरो सेक्शन का डेटा है ना, वो सैनिटी में तो छोड़ो, वो बाद में डालेंगे। पहले मुझे इस एक्सेल शीट में बनाना है, गूगल शीट में बनाना है। तो बनाने के लिए आप लोग कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, नहीं, हेडिंग पार्ट्स बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। यस, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ होम पेज। ये डॉक्यूमेंट बनाए बगैर क्या मैं डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करने स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी शीट जो कि फिलहाल खाली है, बट इस शीट को बनाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, इसका नाम हमने रख दिया डॉक्यूमेंट, याद रखना। अच्छा, सैनिटी भी यही हमसे कंप्लेन कर रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप। जिसके ऊपर इसका मतलब ये है कि सैनिटी को बताया ही नहीं है कि भाई होम पेज हमने बनाना है, ये बताना पड़ेगा हमें। लेकिन सैनिटी को बताने से पहले एक्सेल शीट पे बना लेते हैं, गूगल शीट पे। पहला काम हमने डॉक्यूमेंट बनाना, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। सेकंड काम आप क्या करते हो, कॉलम बनाते हो कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो होम पेज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, एक होगी हेडिंग, ठीक है, एक होगी हेडिंग, एक होगा पैराग्राफ और एक होगा भाई इमेज। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। बाकी यहाँ पे टैग लाइन भी हो सकती है अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ तो। यहाँ जो है ये टॉप वाले का नाम आप रख लो टैग लाइन, नाम कुछ भी रख सकते हो। टैग लाइन हो गई, इसका नाम हमने हेडिंग रख लिया, इसका नाम पैराग्राफ कर लिया। और इस बटन का नाम हम रख सकते हैं, बटन के टेक्स्ट का नाम बटन टेक्स्ट, ऐसे। तो इस तरह से मैंने फील्ड्स बनानी होती है हर डेटा के अंदर। ये तो हम गूगल शीट में कर रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट कर रहे हैं।
अब हेडिंग के अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं यही वाली, कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ के अंदर यही पैराग्राफ उठा के डाल देते हैं, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डाल दिया, इमेज के अंदर यहाँ तो इमेज अपलोड नहीं कर सकते तो इमेज का यूआरएल डाल देते हैं, कोई भी इमेज हम गूगल से उठा सकते हैं और जो है उसका यूआरएल डाल देते हैं। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो कि आपको इमेजेस देती है अच्छी क्वालिटी की, तो हम उससे इमेज डाल दे रहे हैं। फिलहाल हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इमेज यूआरएल यहाँ पे सिर्फ HTTPS लिख देता हूँ। वहाँ पे शेयर करते हैं जी। पोस्ट होगी क्या चीज़, सैनिटी का जो डेटा है ना वो सैनिटी पे जाएगा, जो भी हम सैनिटी के अंदर डेटा डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, वो सैनिटी के पास स्टोर होगा, कंटेंट जितना भी होगा। अच्छा, ये मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था, हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डाल दिया, इमेज के अंदर मैं फिलहाल यूआरएल पे जो है सिंपल डेमो इमेज ऐसे रख देगा, क्योंकि यहाँ पे ना इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है शीट पे, सैनिटी के अंदर होगा तो हम देख लेंगे। बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट क्या है, आर सर्विसेज। तो हम कहीं पे भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो मेन पूरी शीट को हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम जो है फील्ड्स बताते हैं या कॉलम्स बताते हैं, तो आप इसको फील्ड्स, सैनिटी ने जो नाम यूज किया इसके लिए फील्ड्स, तो हम फील्ड्स बताते हैं। तो यहाँ मैंने फील्ड्स बता दी, भाई हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की एक फील्ड होगी और बटन टेक्स्ट की एक फील्ड होगी, 4 फील्ड होगी। फिर उन फील्ड्स के अंदर डेटा क्या होगा वो हम उस फील्ड्स के नीचे बताते हैं। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है, डॉक्यूमेंट, फील्ड्स, डेटा। डॉक्यूमेंट, फील्ड्स, डेटा। अच्छा, अब यही काम ये एक्सेल शीट पे समझ आ गया, गूगल शीट के अंदर समझ आ गया, यही काम सैनिटी में करना है, लेकिन सैनिटी में इतना आसान नहीं है। ये जो काम मैंने किया है ये तो मैंने माउस से क्लिक क्लिक करके कर लिया ना, सैनिटी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप क्लिक करो फील्ड का नाम रख दो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमने टाइप स्क्रिप्ट लिखनी होगी, थोड़ी कोडिंग लिखनी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाई होम पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, 4 फील्ड्स हैं और ये डेटा है, ये जो स्ट्रक्चर हम बताएंगे, ये हम बताएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा सैनिटी को मुझे बताना है ना कि भाई मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, ये चीज बताने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, स्कीमा। अच्छा, स्कीमा कैसे लिखते हैं, हम आते हैं यहाँ पर SRC के अंदर, सैनिटी वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले से, स्कीमा टाइप्स। स्कीमा टाइप्स के अंदर मैं आता हूँ, index.ts की यहाँ एक फाइल बनी हुई है, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। सैनिटी के फोल्डर के अंदर, स्कीमा टाइप्स के अंदर index.ts की फाइल है, वो मैंने खोल ली, इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आपके पास स्कीमा तो अभी फिलहाल क्या है, खाली है, ये देखें एम्प्टी एरर है ना, जिसका मतलब ये है खाली है। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ स्कीमा डालना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं होम पेज का स्कीमा बनाना फोल्डर में स्टार्ट जाकर करता हूँ। इंडेक्स की फाइल में। अच्छा, स्कीमा बनाने के लिए हमने 2-3 चीज़ें पास करनी होती हैं, वो हम जैसे वहाँ लिखा ChatGPT हुआ से है भी सोर्स जनरेट में कराएंगे, सैनिटी, मैं सैनिटी जो के है अंदर थोड़ा बहुत खुद भी लिख स्कीमा लूँगा। के अंदर पे इंडेक्स की फाइल। ओ, वेरिएबल मैंने बनाया const होम पेज इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर पे मेरे पास आएगी टाइप नेम डॉक्यूमेंट,
एक काम करते हैं, पूरा पहले ना चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। मैं आए ताकि आप लोगों को ना स्कीमा जनरेट करना आता हो, क्योंकि ये जो मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे लिख के वो आपको याद तो रहेगा नहीं। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, टाइप, फील्ड्स और नेम। नेम, टाइप, फील्ड्स, 3 चीजें पास Name, करनी type, होती हैं, title but वो and जो है fields 4 GPT से होती हैं। जनरेट करा लेते हैं ताकि आपको जनरेट करना आ जाए। देखिए डेटाबेस ये बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहे हैं वो तो इन पे डिपेंड करता है ना, वो हमें नहीं पता, बट ये डेटाबेस नहीं है, ये सीएमएस है। डेटाबेस अलग चीज है, सीएमएस अलग चीज है, हेडलेस सीएमएस अलग चीज है। दोनों डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस का काम है डायनामिक डेटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो वो स्टोर करना। हेडलेस सीएमएस का काम है कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट स्टोर करना। अच्छा, चैट जीपीटी से हमने जो है ना ये जो स्कीमा मैंने यहाँ बनवाया होम पेज का, यही स्कीमा मुझे सैनिटी के लिए बनवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले रोल दे देता हूँ, एक्ट एज एन एक्सपर्ट Next.js एंड सैनिटी डेवलपर। पहले हम रोल दे देता ताकि जो है ना ये फिर उस हिसाब से जो है हमसे कम्युनिकेट करें। तो पहले हमने इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो भाई पहले रोल दे दो ताकि आपको अच्छे आंसर्स मिले। अच्छा, अब मुझे इसको बताना है कि भाई ये जो होम पेज मुझे बनाना है इसका मुझे स्कीमा जनरेट कराना है। तो मैं इससे बोलूँगा क्रिएट a schema, sanity schema for my home page. Create a sanity schema for my home page. और तो मैंने ये बताया कि भाई होम पेज के लिए स्कीमा बनाना है। अब उस स्कीमा के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी है ये भी मुझे इसे बताना पड़ेगा। तो हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, इमेज होगी, बटन टेक्स्ट होगा। तो ये 4 फील्ड्स मुझे इसको बतानी होंगी। तो मैंने इसको कहा कि भाई सैनिटी का स्कीमा बताओ फॉर होम पेज विच कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स। और जो मेरे पास फील्ड्स थी वो मैंने चारों यहाँ पे लिखी। हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की और बटन टेक्स्ट। और इसको मैं बोल देता हूँ यूज गुड नेमिंग कन्वेंशन, ताकि जो है ना ये अच्छे नाम रखे, वरना ये सिंपल नाम रख देगा ना तो उससे फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैंने इससे बोला भाई स्कीमा बनाओ, सैनिटी का स्कीमा बनाओ और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है वो मैंने बता दिया। तो ये कुछ ना कुछ तो बना रहा है। ओके, तो इसने स्कीमा बनाया है और इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखा है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। तो अगर हमें स्कीमा समझ नहीं आएगा तो ये जो भी जनरेट कर रहा है ना वो भी हम फ़ायदा नहीं उठा सकते उससे। कोड बिल्कुल सही जनरेट किया इसने। अभी हम इसको समझेंगे क्या जनरेट किया जी। इसकी थीम को कैसे ऐड करना है, ब्राइट कैसे करना है, सेटिंग्स में जाके थीम मेरा लाइट। ओके, ब्राइट हो गया। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजा जिसके अंदर मैंने बताया भाई सैनिटी का स्कीमा बनाओ मेरे होम पेज का, और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और बटन टेक्स्ट। सिंपल सा मैंने इसको स्कीमा बता दिया। अब ये मेरे लिए कोड लिखेगा। क्या कह रहा है ये बोल रहा है भाई आप स्कीमा बनाओ। तो एक काम ये करो कि अच्छा हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं बट जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ ts लिख देंगे होम पेज डॉट ts, इसने होम पेज डॉट js लिखा। ये कह रहा है कि भाई आप एक अलग फाइल बना लो ताकि कोड क्लीन रहे ना। उसका नाम रख दो होम पेज डॉट ts। इसको हमने बताया नहीं टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है वरना ये ts करके देता। उसके बाद वो कह रहा है भाई ये रहा आपका स्कीमा
इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसने डाल दी हैं जो कि हम हटा देंगे। ये आपका स्कीमा है, इसको समझेंगे अभी। उसके बाद वो कह रहा है भाई की डिटेल्स, इसके अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, बटन टेक्स्ट है, ठीक हो गया। और ये उसकी डिटेल्स भी आ गई भाई कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। अगर मुझे कोई पार्ट नहीं समझ आता आगे चल के, मैं उसको बोलता भाई ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता, मैं इससे बोलता भाई ये समझा दो, समझा देता। मैं बोलता यार ये नेम और टाइटल में क्या फ़र्क है ये तो बताओ मुझे। नेम भी बटन टेक्स्ट है, टाइटल भी बटन टेक्स्ट है, क्या डिफरेंस है ये भी बता देगा। तो मतलब लर्निंग भी मैं इसी के साथ साथ कर सकता हूँ और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ भूल भी जाता हूँ तो ये मुझे सही कर देगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है भाई, उससे कहा भाई पहले होम पेज का आप क्या बनाओ, होम पेज डॉट टीएस की एक फाइल बनाओ, उसके अंदर ये सारे स्कीमा डालो और उसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, हम कर लेंगे भी। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी जो मेन स्कीमा की फाइल है जिसमें लिखा हुआ है स्कीमा टाइप्स, और वो एरे हमारे पास अभी क्या था, खाली था। वो कह रहा है भाई जो आपने स्कीमा अभी बनाया ना उसको पहले इंपोर्ट करो अपनी उस फाइल के अंदर और इस एरे के अंदर लिख दो ऐसे, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सैनिटी के अंदर फील्ड्स आ जाएंगे, फिर आप डेटा आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस इसने मुझे बता दिया। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बोल रहा है होम पेज डॉट जेएस की फाइल बनाओ, हम टीएस यूज़ कर रहे हैं तो हम होम पेज डॉट टीएस कर रहे हैं। अब सवाल ये बनाऊंगा, स्कीमा से रिलेटेड काम जो भी मैं करूंगा स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में करता हूँ ताकि एक जगह रहना स्कीमा का काम। तो यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ होम पेज डॉट टीएस। तो स्कीमा नाम वर्ड याद रखना है। अगर आपने जीपीटी से भी जनरेट कराना है ना उसको, तो उसको भी बनाना ही होगा ना, क्या बनाना है, सैनिटी का स्कीमा। अब ये वर्ड ही भूल गया तो कैसे जनरेट कराओगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहले स्टेप कर लिया होम पेज डॉट टीएस। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। ये कोड पूरा उसने दे दिया है, इसको हम पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा, अब इसने काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं और हमने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो भाई एरर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अभी ये वाली चीज़ें हमें वैसे भी चाहिए नहीं, वैलिडेशन वाली। क्या चीज़ करी इसने, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, टाइप स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्कीमा बनाने का तरीका होता है आप ऑब्जेक्ट बनाते हो बेसिकली। उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। उसके अंदर क्या चीज डाली इसने, नेम, कि हमारा जो, अच्छा ये नेम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम गूगल शीट में आके हमने क्या किया था, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसके ऊपर सबसे पहले हमने लिखा था होम पेज। ये नेम जो है और ये जो टाइटल है, ये नेम, ये दोनों उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होम पेज को। ठीक है, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम क्या होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी सीखेंगे, बट फिलहाल आप समझ लो दोनों नेम बैकएंड पे यूज होता है, टाइटल हमारा दोनों के अंदर होम पेज लिखा हुआ है। टाइप, नेम बैकएंड। तीसरी चीज हमने बताई है, हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है और टाइटल हमारा किस इस टाइप वीडियो का पे है, आएगा। वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो नंबर टाइप का है, वो डॉक्यूमेंट टाइप का है। तो डॉक्यूमेंट टाइप का हम इसको बताएंगे कि हम जो चीज बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो इसको बताना पड़ेगा, इसको खुद से नहीं पता कर सकता। तो हमने यहाँ टाइप के थ्रू बताया कि भाई जो हमने होम पेज बनाया है वो एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसका नाम मैंने क्या दिया था, फील्ड्स। उस डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होंगी। एक फील्ड होगी या मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। तो मल्टीपल फील्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड्स, एरे। अच्छा, इसको चल शेयर कर दूं मैं एक सेकंड। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज होती है, फील्ड्स होती है।
तो वो फील्ड्स भी मैं बताऊंगा अपने स्कीमा के अंदर। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फील्ड्स लिखा। फील्ड्स क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं तो हम एरे यूज करेंगे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और एरे के अंदर एक एक करके फील्ड्स ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने नेम की फील्ड ऐड करी हुई है। ओ नेम की बोल रहा हूँ, किसकी फील्ड है ये? हेडिंग की। फील्ड है। हेडिंग के अंदर भी तीन चीजें पास लाजमी होती हैं। ये तीन चीजें लाजमी है। नेम, बाकी दो टाइप, चीजें मैं बता टाइटल। देता हूं, क्योंकि पहले ये तो समझ लेना। ये तीन चीजें लाजमी देनी होती हैं। क्या? आपकी फील्ड का नाम और उस फील्ड के अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे उसकी टाइप। तो हेडिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, तो हमने टाइप के अंदर स्ट्रिंग लिखा। तो ये पहली आपके पास फील्ड हो गई। उसके बाद नीचे आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर भी ये तीन फील्ड्स मस्ट हैं और बाकी की दो फील्ड्स मैं हटा देता हूँ। ये तीन फील्ड्स मस्ट हैं जिसके अंदर मैंने बताया पैराग्राफ। पैराग्राफ टाइप के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। टेक्स्ट। यहाँ स्ट्रिंग नहीं होगा। अच्छा, ये टाइप्स जो हैं ये क्या मुझे अगर मैं गूगल पे सर्च करूं मुझे मिल जाएंगी सारी टाइप्स सैनिटी की? यस सर। सैनिटी, स्कीमा, टाइप्स। मैंने गूगल किया, गूगल के अंदर सारी टाइप्स मिल वो जाएंगी। मुझे ये रही सारी टाइप्स। एरे है, ब्लॉक है, बूलियन है, डॉक्यूमेंट अभी हमने यूज करी एक टाइप, इमेज भी है, टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो जब हम इसको चला के देखेंगे ना तो देखेंगे, बट ये भी टेक्स्ट के लिए ही है। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो टाइप है उसके अंदर आपके पास तीन चीजें तो लाजमी पास करनी है। इमेज, टाइटल भी इमेज, टाइप मैंने इसकी क्या रखी है? इमेज भी रखी है। अच्छा, एक टाइप बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको अभी हम जब सैनिटी में चलाएंगे ना तो उसमें देखेंगे। अच्छा, इसने देखें और इसको एक्सटेंड किया हुआ है बट हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम इसको जो है ना जितना सिंपल हो सके रखते हैं। हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? इसको भी हटा देंगे। बेसिकली ये इमेज को क्रॉप करने का फीचर दे देता है, हमने सिंपल रखना है ना। तो इसमें भी तीन चीज़ें, नेम, टाइटल बेसिकली हमारी इमेज का नाम है और हमारी फील्ड का नाम है, और जो टाइप है वो हमारी फील्ड की टाइप है। ये तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम चला के देखेंगे। बटन टेक्स्ट की भी टाइप हमने क्या रखी है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रखी है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो बस मैंने हटा दी है। सब और में ये कॉमन स्कीमा है, पूरा नेम, लिखा है। टाइप, टाइटल। सेव करते हैं। वापस आता हूँ मैं चैट जीपीटी पे। गिर जाएगा। उसने कहा था भाई ये पहले स्कीमा बना लो फाइल के अंदर। चैट जीपीटी ने मुझसे कहा था पहले फाइल के अंदर क्या कर लो? स्कीमा बना लो। तो वो स्कीमा मैंने बना लिया और उस स्कीमा को सिंपल कर दिया, एक्स्ट्रा चीजें हटा दी। तीन मेन चीजें होती हैं। क्या होती है? नेम, टाइप, टाइटल। क्या नाम है आपका जिनसे मैंने पहले सवाल किया था? हमारा आर्यन। टाइटल, टाइप। अरे भाई कौन कौन सी तीन मेन चीजें होती है? नेम, टाइटल और टाइप। ये तीन चीजें आपने देनी ही देनी है। अच्छा, स्कीमा हमने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद अच्छा स्कीमा में भी हम और छेड़खानी करेंगे जब हम इसको विजुअली देखें भाई ये स्कीमा से बना क्या। पहले दूसरा स्टेप कर लेते हैं। वो कह रहा है आपने स्कीमा जो बनाया ना उसको इंपोर्ट कराओ अपने मेन स्कीमा वाली फाइल के अंदर और जो खाली एरिया है उसके अंदर डाल दो। ये लिखा हुआ। तो मैं आता हूँ वापस। schema.ts की जो फाइल है वो तो रखी हुई है, लेकिन सैनिटी को अगर मुझे बताना है मेरा स्कीमा कहाँ रखा है तो मेन है ये index.ts की फाइल। इसके अंदर मैं आता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मुझे होम पेज लिखना है। होम पेज लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा? इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम होम पेज.ps, मतलब होम पेज बराबर में ही रखा है।
तो ये इजीली इंपोर्ट हो गया। और टाइप्स के अंदर यहाँ पे लाजमी लिखना होगा वरना ये नहीं चलेगा। सेव करते हैं। अब देखते हैं जो स्कीमा हमने बनाया इसका फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। मैं आता हूं अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट 3000/studio पे मैं गया तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट अब क्रिएट वो उसको पता चल गया कि भाई हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है। अब मैं डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये स्कीमा वाला स्टेप, अब यहाँ पे मैं सेम अबाउट पेज भी बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकता हूँ, इस तरह से सारे पेजेस बना सकता हूँ। अच्छा, होम पेज यहाँ पे पहले नहीं था। होम पेज में मैं क्लिक करता हूँ, क्या कह रहा है, नो डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टाइप, मतलब होम पेज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन होम पेज बनाया नहीं है। समझे इस चीज को, होम पेज का स्ट्रक्चर बना लिया है मैंने। स्ट्रक्चर से मुराद ये कि ये बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे, लेकिन एक्चुअल होम पेज नहीं बनाया। तो वो अब मैं बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा, उसके लिए कोई कोडिंग नहीं करनी। यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ क्या क्या चीजें आ गई, गौर से देखें। हेडिंग, अब यहाँ मैं हेडिंग लिख सकता हूं। पैराग्राफ, पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लेना, ये रहा। अच्छा, पैराग्राफ और हेडिंग का जो फील्ड है उसमें आप नोट करें क्या डिफरेंस है। पैराग्राफ की फील्ड्स प्लस जो कर फील्ड आ है रहा ना था वो ना वहाँ पर। बड़ी है, इसकी हेडिंग ही छोटी है। तो इनकी टाइप चेंज थी ना, लिखी थी ना, होम पेज पे उसमें फर्क है। होम पेज डॉट टीएस पे आते हैं, अब बताओ। यहाँ पे मैंने हेडिंग की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है स्ट्रिंग। पैराग्राफ की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है टेक्स्ट। टेक्स्ट। तो ये जो टाइप है इससे डिसाइड करता है सैनिटी कि आपकी फील्ड कैसी दिखनी चाहिए। तो स्ट्रिंग रखूंगा तो सिंपल टेक्स्ट वाली आ जाएगी, हेलो टाइप टेक्स्ट रखूंगा तो एक आपके पास बड़ा एरिया आ जाएगा जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ज्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमारा छोटा सा पैराग्राफ है, वो लिख लिया। तीसरी फील्ड कौन सी थी, इमेज। इमेज का भी देखो इसने अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया। दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई अपलोड की फंक्शनैलिटी नहीं रखनी, यहाँ बस मैंने इसको अपलोड कर दी अपनी इमेज को। तो जो मेरे पास इमेज रखी थी उसको मैंने इजीली अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, बटन टेक्स्ट की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग रखी थी हमने, तो यहाँ सिंपल गेट सर्विसेज। तो ये हमारे पास सैनिटी का कंटेंट मैं डाल रहा हूं, लेकिन स्कीमा समझना बड़ा जरूरी है। स्कीमा के बगैर आप ये कंटेंट डाल नहीं सकते। ये कंटेंट डालने वाला पार्ट तो बहुत आसान है, स्कीमा वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि स्कीमा क्या कर रहा है। स्कीमा सैनिटी को बता रहा है कि हमारे पास जो भी होम पेज होगा उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। ये सैनिटी को हमें बताना होगा ना। तो सैनिटी को बताने के लिए सब लोग एक साथ आया था क्या, ज्यादा प्यास लग रही थी सबको एक साथ, या बाहर जाके। अच्छा, हेडिंग, ये हमने बताना है सैनिटी को कि भाई हेडिंग की फील्ड्स होनी है, पैराग्राफ की फील्ड होनी है, उसके अलावा इमेज की फील्ड होनी है। ये बताना पड़ेगा सैनिटी को। बताने के लिए हम बनाते हैं स्कीमा। जी, अपनी तरफ से ही तो कर रहे हैं ये। किसकी,
वीडियो की अगर हमें करनी है तो उसकी भी टाइप दी हुई होगी। सैनिटी ने जो है ना उस हिसाब से ये चीजें करी हुई। कहाँ है भाई, वीडियो की है। डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसके अंदर आप पीडीएफ वगैरह और जो है फाइल या डॉक्यूमेंट की ऐसी टाइप है, अगर आप ये टाइप रखेंगे तो उसमें वीडियो, पीडीएफ फाइल, एक्सेल की फाइल, कोई सी भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक में वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डेट अगर डालनी है तो डेट की ये लिखी है, डेट के साथ टाइम भी होना चाहिए, डेट टाइम की। जी पैराग्राफ के अंदर जितना डालना हो डाल सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप कह रही है कि भाई ये पैराग्राफ जितना बड़ा मैं रखना चाहूँ रखने देगा ये मुझे या नहीं, यही पूछ रही है ना। कहाँ गया पैराग्राफ, ये हाँ मैं जितना रखना चाहूँ रख सकता हूँ। हाँ इसमें मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ जो कि पहले उसने लगा के दी थी चैट जीपीटी ने, मैंने हटा दी। वो वैलिडेशन के अंदर आप ये बता सकते हो कि भाई 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो वो हम बता सकते हैं। जी पूछे। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद ये खुद ही बना हुआ है। जी कौन है? स्टाइलिंग कैसे होगी, किस चीज़ की स्टाइलिंग? वो तो हम खुद करेंगे। ठीक है, हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो करेंगे फ्रंट नेटफ्लिक्स एंड पे पे। करेंगे ना, फ्रंट एंड पर। अभी फ्रंट एंड पे तो हम आए नहीं हैं, अभी हम कंटेंट डालेंगे। अब जैसे मैं और डिफरेंट कंटेंट कैसे डालेंगे उसके लिए हमने वो चीज़ें पढ़ी है, सैनिटी कॉन्फ़िगर करना, स्कीमा बनाना, और ये हमने कंटेंट डालना सीखा। अब हम जो स्टाइलिंग करेंगे ना उसके लिए नेक्स्ट ईयर का हम पेज बनाएंगे। लीडर हूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर से सैनिटी से डेटा फैच करेंगे और फिर स्टाइलिंग आप वगैरह प्रोजेक्ट्स करेंगे। बने हुए सारे। तो ये वाला स्टेप है। रिज्यूमे बिल्डर पे भी काम कर, मुझे नंबर दे देना अभी जाते वक्त। जी एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, उसके लिए भी टाइप है। अगर मैं चैट जीपीटी से बोलूँ मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस करनी है तो उस हिसाब से स्कीमा बना देंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, मैं अपनी मर्जी से फील्ड ऐड कर सकता हूँ। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट हमने ये देना है, बस आपने ये बोलना है कि भाई मुझे स्कीमा बनाना है होम पेज का जिसके अंदर जो जो फील्ड्स आपने रखी हैं वो बता देनी है। ये मैंने सिंपल सा ही लिखा है, क्या काम कर रहा है सब बता। मैं इससे बोलूँगा जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो रखो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दो, वो भी कर देगा। तो वही चीज़ें सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। जी मुझे मल्टीपल बटन बनाना है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा बटन 1 और बटन 2, 2 बटन बनाना। अभी मेरे पास यहाँ पे स्कीमा के अंदर इमेज है, बटन टेक्स्ट है, तो यहाँ इसका मैं नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 1 और दूसरे का नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 2। तो 2 बटन्स के टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सैनिटी के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट है वो है स्कीमा, जो बाकी एड्रेस का आसान किया हुआ है, बाकी एड्रेस का आसान किया हुआ है, लेकिन स्कीमा की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखो मैंने जो स्कीमा बनाया है ना इसमें इस वाली वेबसाइट पे, और आगे की स्टडी करेंगे। अभी हमने कुछ चीज़ें नहीं आपने एक चीज़ शायद नोट करी हो वो आगे की स्टडी करने की कोशिश करो। यहाँ पे इसके स्कीमा के अंदर जो हेडिंग वाला पार्ट है ना, इसकी कलरिंग मैं चेंज कर सकता हूँ कि ये जो कलर वाला फीचर है ये सैनिटी ने दिया हुआ है। इसलिए मैंने कस्टम कोड लिखा और ये देखो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे कलर चाहिए, उसको सेलेक्ट करूँगा, उसको कलर फंक्शनैलिटी खुद एडिट करनी आ जाएंगी। तो ये मैं अपनी कस्टम कोडिंग लिखी है। तो स्कीमा का नुकसान ये एक लर्निंग कर्व है, लेकिन फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इनका जो स्ट्रिंग का इनपुट फील्ड है इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अगर आता है तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। जी अभी सीखेंगे। जी बिल्कुल
जब हम उसके क्रिएट क्लाइंट का एक फंक्शन है, जब हम डेटा फेचिंग की तरफ आएंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम डेटा फैच नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बैक एंड बना रहे हैं, सैनिटी बना रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस पर? रिकमेंडेड ये है कि सारी चीजें 15 क्लासों में से भाई कितने दे दे? 3-4 दिन टैक्स भी होना चाहिए सब A to Z। और माशाल्लाह से वो तो एक ही दिन आई है। क्या होना चाहिए? हाजिर 2 दिन आई है या 1 दिन आई है? 1 दिन ना? नहीं समझ आ रहा। टेलमेंट तो फ्रंट एंड पे होगी ना। अभी हम सिर्फ डेटा डाल रहे हैं। डेटा ये है बेस्ट वेबसाइट के डेटा, 92 वाला ये ग्रुप है डेटा ना, है। उस पे डाल देना। ये डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? क्या सैनिटी के पास हो रहा है? सैनिटी के अपने सर्वर रखे होंगे वहां हो रहा है, या ये हमारी नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में ही कहीं ना कहीं फाइल वाइल्स बना के स्टोर कर रहा है? क्लासेस की वीडियो ये सारा डेटा सैनिटी के पास जा रहा है, सैनिटी के पास सेव हो रहा है, सारा डेटा उनके पास स्टोर है। मतलब मैं नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट डिलीट भी कर दूं तो डेटा मेरे पास सैनिटी में रखा रहेगा, सैनिटी के पास सारा डेटा सैनिटी में जा रहा है। अच्छा, जब भी हम डेटा डाल देते हैं एक स्टेप लाजमी करना है, वो स्टेप क्या है? पब्लिश। पब्लिश। रुक जाइए, पब्लिश नहीं करोगे तो ये सेव रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट के तौर पे सेव रहेगा। मतलब ये जो है ना, जैसे व्हाट्सएप का भी फीचर, आप मैसेज करके आधा मैसेज लिख के छोड़ दो तो ड्राफ्ट ड्राफ्ट लिखा में हो आता जाता है, है। मतलब वो लिखा रहेगा, आप बाद में उसे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ भी ऐसे ही फीचर है कि आप जो है इसको लिख के पब्लिश नहीं करोगे तो तब तक जो है नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ नहीं सकते, इस डेटा को पब्लिश करना जरूरी है। तो ये पब्लिश मैंने कर दिया, नीचे आ रहा होता है इसका बटन। अब जो हमारा होम पेज है, जो हीरो सेक्शन है होम पेज का, वो तैयार है। अगले स्टेप की तरफ जो हमने मूव करना है वो इस होम पेज का डेटा अपनी नेक्स्ट ईयर के अंदर शो कराना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग तो आप मुझसे अच्छी करते हैं, मैं तो पीला बना दूंगा, बट जो है आपने ये काम करना है। तो सैनिटी के अंदर सीखने वाली चीज़ सिर्फ स्कीमा आ गया। सैनिटी बहुत आसान है, स्टूडियो से ही डाल सकते हैं, फ्रंट एंड से भी एपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। ये इस तरह की एपीआई भी देता है, बनी बनाई। जी, वर्डप्रेस की तरह अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है तो उसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। सैनिटी का ये प्रोजेक्ट बना है, अब दूसरी वेबसाइट के लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए शुरू से इंस्टॉलेशन वगैरह सब होगा। जी, नहीं, पहले से डिजाइन बना हुआ। सैनिटी से पैच करेंगे ना, सैनिटी से इमेज पैच करेंगे। अच्छा, सैनिटी इमेज नहीं देती, इमेज का यूआरएल दे देती है। यूआरएल आ गया, वो यूआरएल नेक्स्ट ईयर के अंदर इमेज के कंपोनेंट में डाल दिया तो शो हो जाएगी। पैचिंग करनी होगी पहले, डेटा फैच करने वाला पहला स्टेप है, वो अभी हम उसी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब स्कीमा के बाद दूसरा लर्निंग कर रहे हैं ग्राफ। ग्राफ क्या है? स्पेलिंग क्या है पहले तो ये बताओ। आतिफ या आरिफ बता दिया तो कार्ड वापस। GROOQ गलत बता दिया, जब कर लो ये कार्ड। करीतन ग्रुप हो गया तो ग्रॉक GROQ। ग्रॉक क्या चीज है? सैनिटी ने कहा है अगर डेटा फैचिंग करनी है ना, मेरा डेटा अगर फैच करना है आपने, तो आपने क्या करना होगा? ग्रॉक यूज करना होगा। अच्छा, ये ग्रॉक क्या है?
ग्रॉक एक तरह से आप समझे एक लैंग्वेज है जो कि डेटा फैचिंग के लिए यूज होती है। इसको सीखने का तरीका जो है ना, वो एक तरीका तो ये है, सीख लिया, चैट जीपीटी से सीख लिया। दूसरा तरीका हम थोड़ा मैन्युअली सीखते हैं, फिर क्यूरी जो लिखवाएंगे ना वो जीपीटी से लिखवाएंगे ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आए। यहाँ पे हम अभी कौन से वाले टैब में, स्ट्रक्चर, जहाँ से आप डेटा वगैरह डाल सकते हो। ग्रॉक क्या चीज़ है उसको अगर मुझे चेक करना है वो मैं जाऊँगा किसमें, विजन में। विजन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें यहाँ वो बोल रहे हैं आप जो भी क्यूरी लिखोगे यहाँ लिखोगे। अच्छा, क्यूरी का सिंटेक्स क्या होता है वो अभी हम सीखते जाएंगे छोटी छोटी लिख लिख के, बट वो अगर मैं सिंटेक्स भूल भी जाऊँ तो मसला नहीं है, जीपीटी मेरी हेल्प कर देगा ग्रॉक बनाने में। जी, स्कीमा क्यों बनाते हैं? अच्छा, स्कीमा इसलिए बनाते हैं कि अभी जो हमारे पास सैनिटी ने काम दिया, खुलावा तो था, सैनिटी ने यहाँ पे होम पेज का हमें एक सेक्शन दे दिया। होम पेज के अंदर हमने एक होम पेज बना भी लिया। इस पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें, फील्ड्स, पैराग्राफ, और क्या इमेज का भी था नीचे, इमेज, बटन टैग्स। इस सैनिटी को कैसे पता कि मुझे ये फील्ड्स ऐड करनी है? सैनिटी को मैं कैसे बताऊंगा? स्कीमा के थ्रू, उसके अलावा मैं नहीं बता सकता। तो सैनिटी सिर्फ स्कीमा पढ़ता है और उस हिसाब से फील्ड्स वगैरह बना देता है। तो स्कीमा हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सैनिटी को बता सकें कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। जी, क्या चेंज कर सकते हैं? सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आगे आप हीरो सेक्शन बना सकते हैं और भी सेक्शन, सारे सेक्शन आप बना सकते हैं। और इसके ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, वहाँ पर सारे डेटा वहाँ पर अगर होम पेज है यहाँ पे, उसके बाद होम पेज के बाद आप अबाउट पेज का बनाना चाह रहे हैं तो अबाउट का अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। हेडिंग चेंज करूंगा तो कर सकते हैं भाई, चेंज कर देता हूँ ना। हेडिंग क्या करूँ? आरिफ भाई लिख दूँ, आरिफ भाई, ओ कार्ड नहीं मिलेगा लेकिन। अच्छा, तो हेडिंग तो चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं चेंज करूंगा पब्लिश वापस करना होगा या नहीं करना होगा? हर दफा चेंज करने पे पब्लिश करना होगा। अब यहाँ डेटा फैचिंग की तरफ आते हैं। विजन में मैं जाता हूं। विजन में मैंने आपको बोला कौन सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे, ग्रॉक, GROQ, ग्रॉक। तो एक आपने स्कीमा नाम याद रखना है, एक ग्रॉक। अगली क्लास में रैंडमली पूछूंगा। अच्छा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, अपनी क्यूरी लिख सकता हूं। ग्रॉक एक क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज होती है। तो यहां मैं कुछ नहीं करता, मैं स्टैटिक लगा देता हूं। विजन वहाँ पर ऊपर ये क्यूरी लिखी हुई है। अच्छा, स्टैटिक वैसे क्या करती है, आपको क्या लगता है? विजन पे CSS में क्या करती है? ऑल के लिए स्टैटिक यूज करता है। तो मैंने क्यूरी में लिखा स्टैटिक मतलब ऑल। इसको जब मैं चलाऊंगा, यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा होगा, फैच का ऑप्शन आ रहा है नीचे, कंट्रोल एंटर भी दबाओगे तब भी चल जाएगा। फैच पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया है और बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे हमारे पास होम पेज का भी डेटा होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन होम पेज के अलावा भी बहुत सारे डेटा आ गए। ये देखो, ये पैराग्राफ जाना बेचाना लग रहा है। अरे भाई आ गया, अरे भाई आ गया। तो मतलब डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक का मतलब ऑल का मतलब भाई ये हमारा जो होम पेज है उसके अलावा भी 10 चीजें ले आया है। मतलब पूरा सैनिटी का डेटा उठा के ले आया। क्या क्या हो सकता है उस डेटा में? मेरी जो गूगल की जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, और उसके अलावा परमिशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि सैनिटी का डेटा है
वो सब भी आ गया, मुझे वो सब थोड़ी चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए होम पेज का डेटा। लेकिन ये सारा डेटा लिया, पूरा सैनिटी का डेटा उठा के लिया मेरे प्रोजेक्ट का, किसी और के प्रोजेक्ट का नहीं, मेरे प्रोजेक्ट का। अब मुझे इस क्यूरी के अंदर ही कुछ छेड़खानी करनी होगी जिससे सिर्फ मैं होम पेज का डेटा मंगवा सकूं। तो क्यूरी ऑल के आगे ही मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओह सॉरी चेक कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लगाऊंगा अंडरस्कोर टाइप। अच्छा पहले ना यहाँ पे चेक करते हैं होम पेज पे आ क्या रहा है। दिख तो गया था हमें इत्तेफाकन सबसे नीचे, कहाँ है होम पेज? ये इसके अंदर है, ये रहा। अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? बटन टेक्स्ट है, टाइप है, आईडी है, अपडेटेड है, वेब है। ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं ये किसने ऐड करी है? सैनिटी ने ऐड करी है। अच्छा इसकी टाइप क्या है? होम पेज। हम अगर कुछ ऐसा क्यूरी में लिखें कि सिर्फ वो डेटा लाओ जिसकी टाइप होम पेज हो, तो क्या सिर्फ होम पेज का डेटा ले आएगा वो? यस सर। ले आएगा। तो हम इसी को दिमाग में रखते हुए ये सैनिटी ने खुद ही डेटा रख दिया इसके साथ, हमारे डेटा के साथ, ताकि हम इजीली डेटा फैचिंग कर सकें। तो अपनी क्यूरी के साथ मैंने लिखा यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप कॉलन, इक्वल्स टू ओह सॉरी होम गलत बोल गई। तो हम कह रहे हैं जो हमारी टाइप बराबर हो होम पेज के, सिर्फ वो डेटा लो। तो हमने सबसे पहले कहा सारे डेटा में से जिसकी टाइप होम पेज हो वो डेटा ले आओ। तो ये हमारी एक क्यूरी हो गई है। इसको चला के देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एंटर। तो अब हमारे पास जो डेटा आया है उसमें होम पेज के डेटा के अलावा कुछ और चीज नजर आ रही है? नहीं। अब सिर्फ हमारे पास होम पेज का डेटा आ रहा है जिसके अंदर बटन टेक्स्ट है, इमेज है। इमेज के अंदर भी दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, पर फिलहाल इसको बदले रखते हैं। उसके बाद टाइप वाली चीज सैनिटी ने खुद ऐड करी थी, आईडी भी सैनिटी खुद ऐड किया था। मैंने इसको लास्ट कब अपडेट करा था वो भी सैनिटी खुद ही लिख रहा है। लास्ट मैंने कब क्रिएट किया था इसे वो भी लिखा। तो सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डेटा भी इसने लिया, बट हमारे काम का ये सब डेटा नहीं है। हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं? बटन टेक्स्ट, उसके अलावा पैराग्राफ, इमेज और इमेज। अगर मैं इस क्यूरी को थोड़ा और चेंज करूं, क्या मैं सिर्फ ये 4 चीजें मंगवा सकता हूँ? यस सर। जरूरी है कि पूरा का पूरा ही डेटा है? सर मंगवा सकते हैं। बुक्स की एपीआई में क्या होता था? जब मैं बुक्स का डेटा फैच करने की रिक्वेस्ट करता था तो सारा डेटा आता था या मैं अपनी मर्जी से मंगवाता था? अपनी मर्जी से मंगवा सारा आ जाता था। ग्रॉक के अंदर ये फीचर मंगवा है, सकते थे। इस क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से जो सैनिटी ने बनाई है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, उसका ये ऑप्शन है कि आप जो है स्पेसिफिक फील्ड्स मंगवा सकते हो। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर हम फील्ड्स का नेम देंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ नेम। नेम तो कुछ है नहीं, सॉरी, क्या है? हेडिंग हमने एक नाम रखा था। हेडिंग, इमेज, अच्छा पैराग्राफ। हेडिंग ही है ना। यहाँ पे आके मैं वेरीफाई कर लूँगा इसका नाम क्या है। हेडिंग नाम, हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखना होगा। एंटर करते हैं तो क्या चीज़ आ गई? सिर्फ अरे भाई आ गई, सिर्फ हेडिंग आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ इसी के नीचे अगर मैं लिखूँ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आ जाएगा? यस। नहीं आया। क्या गलती करी अपने? कॉमा नहीं लगाया। कॉमा लगेगा, कॉमा वाली प्रैक्टिस तो हर जगह कॉमा नहीं, कॉमा लगेगा। एंटर। तो अब क्या क्या चीज़ें आई हैं? हेडिंग और पैराग्राफ। तो जैसे जैसे मैं ग्रॉक क्यूरी लिखता जाऊंगा वैसा वैसा मैं डेटा मंगवा सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो आप देखो, अच्छा
मैं अच्छा और भी चीज़ें मंगवा लेते हैं, इमेज भी मंगवा लेते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ मंगवा लेता हूँ, क्या, बटन टेक्स्ट। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इसमें अगर मैंने P कैपिटल रख लिया तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये जो नाम है ये मैंने सही सही रखने हैं और ये नाम मैं कहाँ से निकालूंगा? स्कीमा में मैं जाता हूँ, इस कैमरा से निकाल ये जो सकते हैं। नेम वाली चीज है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको? इन फील्ड्स को। तो अब समझिए ये नेम name क्या वाली है, field है ना, बैकएंड इसको पर अगर इस मैं पेस्ट रखूं करेंगे वहाँ ABC, पे इस नाम से। तो और अब टाइटल यहाँ पर वहाँ भी पर मुझे होम पेज की जगह क्या पेज का रखना लेबल। होगा? ABC रखना होगा। तो जो चीज मैं स्कीमा के अंदर फील्ड के नेम में रखूंगा वही सेम टू सेम, जैसे हेडिंग में यहाँ हेडिंग लिखा है, वही सेम चीज मुझे यहाँ भी क्यूरी के हाँ, अंदर लिख सकते हैं। लिखनी होगी। लिख सकते हैं। पैराग्राफ, टाइटल हम ना जो image, फील्ड्स बना रहे हैं ना title। उनका लेबल सब होता चीजें मेरे ख्याल है, से लेबल सही के लिखी नेम हैं। लिखने के लिए, और ये हिंदी को बैकएंड मैं पर होता चलाता है। हूँ। नेम बैकएंड पे इस नेम से हमारे पास चेंज कर सकते हैं। चारों चीजें आ गई हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन। दूसरी आपकी जो मर्जी इसमें जैसा सीखने करना वाली चाहें। चीज है वो है ड्रॉप, क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज होती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए बस, बाकी तो आप जीपीटी से हेल्प ले सकते हो ड्रॉप बनाने के लिए। जीपीटी को बोलो भाई मेरे पास, जीपीटी को क्या बोलो, जीपीटी को ये स्कीमा कॉपी करो और जीपीटी को दे दो। हाँ कहाँ है? इसको दे दिया, पूरा स्कीमा पेस्ट कर दिया और इसको साथ में मैंने कह दिया स्कीमा से पहले कि भाई आई वॉन्ट टू फैच, क्या क्या चीजें फैच करनी थी? हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। ये चार चीजें मुझे फैच करनी है। आई वॉन्ट टू फैच द फॉलोइंग फील्ड्स, बल्कि पूरा बता देना, राइट अ ग्रॉक क्यूरी। खैर ग्रॉक तो बेसिकली ग्रॉक का जो क्यू है वो मेरे ख्याल से क्यूरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट अ ग्रॉक, क्या करना है हमें? टू फैच द फॉलोइंग फील्ड्स। तो जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई मुझे 4 फील्ड्स चाहिए, वही मैं इससे बोलूँगा, ये मेरी बात समझेगा, इंग्लिश में भी समझेगा, उर्दू में भी समझेगा और फारसी में भी समझेगा, जैसे आप बोलोगे समझ जाएगा। एंटर। हाँ भाई हमारे तुम कौन सी तो लैंग्वेज अब देखते हैं ये हमारे पास पंजाबी ऑलमोस्ट सेम इसने जनरेट करके दी है, बस एक एडिशनल चीज़ ये करी है इसने कि इमेज की जगह पे इमेज का जो URL है वो निकाल के देती है। इमेज के अंदर URL के अलावा भी 10 चीज़ें थी, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज लिखी, बट ऑलमोस्ट वही क्यूरी जनरेट करके दी है। सब चीज़ें जनरेट कर सकता है, बस इसको चलाना आना चाहिए और आपको नाम पता होने चाहिए कि जनरेट क्या कराना है। तो ग्रॉक क्यूरी हमारे पास यूज होगी डेटा फैच करने के लिए। हम नेक्स्ट ईयर्स में ये क्यूरी को लिखेंगे और इस क्यूरी की हेल्प से हमारे पास डेटा आ जाएगा। डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? जेसन फॉर्म में आ रहा है। ये जेसन फॉर्म में डेटा लिखा हुआ। अच्छा एक चीज नोट करिए आप, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है या एरे में आ रहा है? एरे ऑफ नंबर। सैनिटी हमेशा डेटा देती है एरे में, चाहे एक डेटा क्यों ना हो। हमारे पास तो एक ही होम पेज है ना, लेकिन वो देगी एरे में। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए, वो कह रहा है 0 इंडेक्स के अंदर आपके पास पूरा होम पेज का डेटा है। तो अगर मैं ग्रॉक के अंदर एक छोटी सी चीज लिख लूँ जिससे क्या होगा, ये एरे में नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट में देगा। वो क्या लिखूंगा अपनी क्यूरी के आखिर में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0। ये क्या करेगा, जो मेरा डेटा आ रहा है उसमें जो 0 इंडेक्स में जो भी है बस वो देगा मुझे। अच्छा ऑब्जेक्ट 0 इंडेक्स में जो भी है वो देगा। हमारे केस में तो है ही सिर्फ 0 इंडेक्स ना, बट ये एरे में रहा है, ये एरे में ही देता है डेटा। तो हम आखिर में अपनी क्यूरी के अगर 0 लगा देते हैं तो अब एरे में डेटा
नहीं देगा होपफुली। एरे वाली चीज गायब हो गई। अब वो कह रहा है डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। तो मेन चीज ये है कि भाई ग्राफ क्यूरी जनरेट कराओ, उसको यहाँ पे टेस्ट कर लो कि भाई सही लिखी है, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गलती करोगे ना, जैसे कॉमा की मिस्टेक करी थी मैंने, तो ग्रॉक के अंदर यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई सही क्यूरी लिखी है या नहीं लिखी। सही है? अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सवाल जी। कंडीशंस वगैरह और लगानी हो लगा सकते। इसको हटा के यहाँ जो है ना मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। आप सैनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोडक्ट्स का डेटा है, 10 प्रोडक्ट्स का डेटा, उसमें से एक प्रोडक्ट निकालनी है जिसका नाम है शूज। तो उसके लिए आप क्यूरी में चेंज करोगे, यहाँ एंड ऑपरेटर टाइप स्क्रिप्ट में जो था वो क्यूरी के अंदर भी है, जिसके अंदर यहाँ क्यूरी होगी प्रोडक्ट, अभी तो वो नहीं है बट ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर कि ये कंडीशन होगी। तो अब सिर्फ वो शू वाले प्रोडक्ट को लाके जाएगा, मतलब मल्टीपल कंडीशंस भी मैं लगा सकता हूँ। तो ग्रॉक जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली मैं इससे डेटा फैचिंग अपनी मर्जी का डेटा फैच कर सकता हूँ जी। अभी उसी की तरफ जा रहे हैं। क्या है? दोबारा बोले। फ्री है। हाँ, सैनिटी जो है काफी हद तक फ्री है, मतलब आप जो है मेरे पास तो बताइए 50-60 प्रोजेक्ट्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 10-20 तो हो गए। क्या चीज? हाँ, वो ट्रायल का अंदर बेसिकली क्या है, एआई वाले बना रहे फीचर हैं इधर से, बट फ्री टियर भी है बना इसका। रहे हैं अलग से, और आप इसकी प्राइसिंग चेक करें ना तो उसके अंदर फ्री टियर भी है, उसके अंदर काफी हद तक आपका कंटेंट आ रहा है, काफी डेटा आ रहा है। तो अबाउट को जब मैं इसकी क्वेरी लिखूंगी तो मैं अलग से लिखूंगी। लिमिट होती है, इसका स्ट्रक्चर लिमिट होती है। सैनिटी की जो प्राइसिंग है ना, ये यहाँ जाहिर पे सी बात है होम पेज फ्री लिखा तो हुआ है ना, एक हद तक ही होगा ना। तो सैनिटी प्राइसिंग अगर मैं सर्च करूं तो हमें ये भी चीजें देखनी होती हैं, डेटा पेज हो रहा है, तो इसका फ्री वाला भी है एडिट करवाएंगे जिसके अंदर मैं 20 लोगों को ऐड कर सकता हूँ अपने साथ, जो कि डेटा डालेंगे, वैसे 20 तो होंगे भी। और क्या है, अनलिमिटेड कंटेंट टाइप्स, क्या बोली? मतलब मैं अनलिमिटेड वो डाल सकता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे होम पेज बनाया, अबाउट पेज भी बना सकता हूँ, उसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकता हूँ, उसके अलावा अनलिमिटेड बना सकता हूँ। उसके अलावा और इसका डिटेल जो है ना वो नीचे भी है, ये रही कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली सैनिटी जो है वो काफ़ी हद तक फ्री है, आपका काफ़ी काम फ्री में हो जाता है। अब बाकी इतना महंगा भी नहीं है, $15 का जो है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, पे एज यू गो मॉडल है, जिसके अंदर ये कहता है जितना आप खर्च करोगे उतना आप पे करो बस। बहुत सारे एडलेस CMS ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई पहले $300 निकालो फिर आप प्रीमियम वर्जन यूज करो, इसमें ऐसा नहीं है जी। ग्रॉक के अंदर नहीं चेंज करना होगा, हमने जो है यहाँ पे चेंज ये करना पैनल होगा। चेंज, देखिए स्टाइलिंग जितनी भी है ना वो फ्रंट एंड पे हो रही होती है। अगर आप चाह रही हैं कि भाई कंडीशन लगाना, तो वो कंडीशन इस तरह से लग सकती है कि भाई अगर आप ये लगा सकती हैं कि अगर हमारे पास फ्रंट एंड पे लगेगी, लेकिन अगर हमारे पास हेडिंग के अंदर आरिफ भाई लिखा हुआ है तो आरिफ भाई का कलर होना चाहिए पर्पल, आरिफ भाई के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो उसका कलर रेड होना चाहिए। तो ये आप फ्रंट एंड पे कंडीशन लगाते हैं, नेक्स्ट पे कंडीशन लगाते हैं, लेकिन सारा डेटा यहाँ से मैनेज होता है ठीक।
अभी कर रहे हैं ना, सवाल तो खत्म हो जी। आपका सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सैनिटी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सैनिटी लगानी है तो इजीली लगा सकते हैं। ऐसी इंस्टॉलेशन होगी, आप जो है अभी फ़िलहाल आपका जो वेबसाइट होगी उसमें इस कोड के अंदर डेटा लिखा हुआ होगा, बट वो कोड से आपने हटाना होगा। आगे चल के आपने सैनिटी में सारा कंटेंट लिखना होगा और नेक्स्ट ईयर में डेटा फैच करेंगे, जो कि अभी मैं करने जा रहा हूँ। फैच करने के बाद आप अपनी HTML में शो करा सकते हैं कहीं पे भी। तो फैच करना सीख लेना एक दफ़ा, तो आगे जो वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग वाली चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। और भी तरीके हैं, लेकिन ग्रॉक सबसे अच्छा तरीका है डेटा फैच करने के लिए। सैनिटी से डेटा फैच करने के लिए ग्रॉक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन और भी तरीके हैं, फिर वो सीखने पड़ेंगे ना। ग्रॉक सीख लो, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का इसका मसला है, लेकिन GPT की हेल्प से आप ग्रॉक इजीली लिख सकते हो जी। सबके लिए अलग अलग स्कीमा होगा, जैसे homepage.ts है, aboutpage.ts होगा। फिर उसके बाद सबकी अलग अलग क्यूरीज होंगी, जैसे होम पेज की क्यूरी ये रही, इसी तरह से नीचे आप जो है अलग क्यूरी लिखेंगे अबाउट पेज की, तो उसका कुछ इस तरह से होगा जी। डेटा फैच करना अभी हम कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं ग्रॉक हमारी सही चल रही है या नहीं। अब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर इस ग्रॉक को कैसे यूज करेंगे वो सीखना है। अब बहुत आसान है, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। खामोशी जी ही। अच्छा, सैनिटी से रिलेटेड सवाल करेंगे। अगर आपका सवाल नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे, तो उस पर करिएगा जी।